नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे 1929 मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो अमेरिकन इकॉनमी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी, क्योंकि वॉर टाइम पे प्रोडक्शन बहुत ज़ोरों पे हुआ था। जीत के बाद चारों तरफ ऑप्टिमिज्म और खुशहाली फैली हुई थी। 1920s के टाइम को रोरिंग 20s भी बोला जाता है। उस टाइम हर रोज दुनिया बदल रही थी, रोज नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे थे, जैसे कि रेडियो, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, कार्स, इस्त्री, फ्रिज, एरोप्लेन। और कल्चर भी चेंज हो रहा था। लोग ज़्यादा लिबरल हो रहे थे, ज़्यादा लेडीज़ कॉलेज जाने लगी, घर बैठने के बजाय वर्कफोर्स में एंटर करने लगी। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने लगा खर्चने के लिए। फ्यूचर की परवाह ना करते हुए आज में जीने का कल्चर डेवलप हुआ। मास कंजम्पशन होने लगी उस लेवल पे जो पहले कभी नहीं हुई थी। आम आदमी के पास भी कार्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स होने लगे जो एक टाइम पे लग्जरी हुआ करते थे। क्रेडिट EMI पे भी प्रोडक्ट्स मिलने लगे। बैंक्स हर किसी को लोन्स देने लगे। लोग और ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, जिसकी वजह से कंपनीज और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज भी लोन्स लेने लगी। कंपनीज और लोग दोनों ही पैसा कमा रहे थे। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें पता था पब्लिक के पास पैसा है खर्चने के लिए, और पब्लिक ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे थे जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था वॉर के लिए। तो अब बैंक्स के पास इन्वेस्टिंग पब्लिक थी, बस उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट करना था। बैंक्स ने अपने ब्रोकरेज ऑफिस खोले पूरे अमेरिका में और स्टॉक्स की मार्केटिंग करने लगे। लोग वॉशिंग मशीन, कार तो खरीद ही चुके थे, अब स्टॉक्स ही बचे थे जो नहीं खरीदे थे। आम आदमी जिन्हें स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता था वो भी स्टॉक्स खरीदने लगे। टेलीग्राफिक टिकर टेप का आविष्कार हुआ, जिसके थ्रू अमेरिका में कहीं भी कुछ ही मिनट में स्टॉक प्राइस जाना जा सकता था। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आम बात हो गई थी और स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना बहुत ही आसान काम हो गया था। हर रोज खबर आती थी फलाना बंदा रातों रात अमीर बन गया। यह देखकर और लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने लगे। अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स भी मार्केट में डालने लगे। टैक्सी ड्राइवर, बावर्ची, बूट पॉलिश वाले लड़के सब मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो सब पे स्टॉक्स के बारे में ही खबर आती थी। खाते हुए, सोते हुए सपने में स्टॉक्स ही स्टॉक सुनाई देने लगा। बैंक्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन्स भी देने लगे। लोग मार्जिन पे खरीदने लगे। $10 मार्जिन रख के आप $100 की स्टॉक्स खरीद सकते थे। मतलब $10 आप डालेंगे, $90 बैंक या ब्रोकर डालेगा। बैंक्स इंटरेस्ट कमाने लगे और पब्लिक प्रॉफिट्स। बैंक्स ने जितने भी लोन टोटल दिए थे उनमें से लगभग आधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे। स्टॉक मार्केट में वाइल्ड स्पेकुलेशन होने लगी, सब कुछ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। गवर्नमेंट और फेडरल बैंक ने कुछ नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट प्योर कैपिटलिज्म में विश्वास रखती थी, जिसके अनुसार गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। और ऊपर से बैंकर्स और पॉलिटिशियंस की अच्छी रिलेशनशिप थी। इस बात का फ़ायदा उठा के बैंकर्स, ब्रोकर्स मार्केट मैनिपुलेशन भी करते थे। पंपिंग एंड डंपिंग काफ़ी कॉमन थी। पहले किसी स्टॉक को खरीदेंगे ताकि उसका प्राइस बढ़े, बाद में जब पब्लिक प्राइस बढ़ता देखकर खरीदेगी तो ये लोग बेच कर निकल जाएंगे। सितंबर 1929 में मार्केट पीक पे पहुंच गई थी और पिछले 9 साल में मार्केट 6 गुना हो गई थी। अब बात करते हैं बैकग्राउंड में क्या चल रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था रोरिंग 20s में। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की काफ़ी डिमांड थी। वॉर्स में सोल्जर्स तक राशन पहुंचाया जाता था। इसे देखकर किसानों ने लोन लेकर अपने फार्म्स एक्सपैंड किए और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी मशीनरी खरीदी। खेती ऑटोमेट करने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड उतनी नहीं रही, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी होने के कारण सप्लाई ज़्यादा ही थी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के प्राइसेस गिर गए और किसान पैसा नहीं कमा पाए। बैंक लोन्स डिफॉल्ट होने लगे। बैंक्स ने किसानों की ज़मीन जब्त कर ली। एग्रीकल्चर सेक्टर रोरिंग 20s के शुरू से ही अच्छा नहीं कर रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने रोरिंग 20s में बहुत अच्छा किया, जैसे कि हमने बात की, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही बड़े लेवल पे हो रहे थे। यहाँ तक कि लोन लेकर कंजम्पशन हो रही थी और लोन लेकर प्रोडक्शन बढ़ रही थी। बट लोग कितनी कार्स, कितनी वॉशिंग मशीन और कितने फ्रिज खरीदते। रोरिंग 20s के एंड में कंजम्पशन कम होने लगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होने लगी। प्रोडक्शन कम होने के कारण कंपनीज का रेवेन्यू कम होने लगा और कॉस्ट कम करने के लिए सैलरीज कम होने लगी और लोगों को कंपनी से निकाला जाने लगा। तो फंडामेंटली अच्छे दिन खत्म हो गए थे, बट स्टॉक मार्केट में वाइल्ड स्पेकुलेशन हो रहा था। 1929 में मार्च से सितंबर के बीच कुछ फेमस लोगों ने स्पेकुलेशन को लेकर वार्निंग्स दी। मार्केट वॉलेटाइल हुई पर कुछ बुरा नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों ने वार्निंग्स को इग्नोर किया। फिर आया अक्टूबर 24, 1929, ब्लैक थर्सडे। किसी को नहीं पता क्या हुआ, जिसकी वजह से अचानक से लोगों का भरोसा उठ गया मार्केट से। मार्केट खुलते ही 11% गिर गई। इतनी बड़ी गिरावट देखकर पूरे अमेरिका में लोग पैनिक करने लगे।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हजारों लोग आकर खड़े हो गए जानने के लिए कि अचानक क्या हो गया ऐसा। स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से गिर रहे थे कि टिकर टेप मशीन घंटों पुराने प्राइस प्रिंट कर रही थी। बैंकर्स ने मार्केट में फिर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए मीटिंग की लंच टाइम में और वही तरीका अपनाने की सोची जो 1907 की पैनिक सेलिंग में यूज किया था। बैंकर्स ने $250 मिलियन इकट्ठे किए और यूएस स्टील जैसी ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदने लगे उनका प्राइस सपोर्ट करने के लिए। इस तरकीब ने काम किया और मार्केट रिकवर करने लगी। वीकेंड तक लग रहा था सब ठीक है। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स ने मार्जिन लोन्स लेके पैसा डाला हुआ था मार्केट में और सब कंपनीज के स्टॉक प्राइस नहीं रिकवर कर पाए थे, ब्रोकर्स मार्जिन कॉल्स करने लगे इन्वेस्टर्स को और उन्हें कैश रखने को बोला लोन के अगेंस्ट, और बोला अगर डेडलाइन तक नहीं किया तो इन्वेस्टर्स की स्टॉक्स बेचकर लोन रिकवर किया जाएगा। लोग ऑलरेडी लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे थे और वो पैसा नहीं रख पाए दी गई डेडलाइन में। तो वीकेंड के बाद ब्लैक मंडे और ब्लैक ट्यूसडे को बहुत भारी मात्रा में सेलिंग हुई। ब्रोकर्स अपने लोन्स रिकवर करने के लिए स्टॉक्स बेच रहे थे, इन्वेस्टर्स अपने लोन रीपे करने के लिए बेच रहे थे। सेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि बैंकर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। इन 2 दिनों में मार्केट 25% गिर गई थी। मतलब 2 दिन में यूएस इंडस्ट्री ने अपनी 25% वैल्यू खो दी थी। अच्छे दिन अब जा चुके थे, यहाँ से अमेरिका के बुरे टाइम की शुरुआत हुई। तो ये था 1929 मार्केट क्रैश के बारे में। 1929 मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन सेम चीज़ नहीं है। 1929 मार्केट क्रैश के बाद से ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। क्रैश में लोगों ने अपने पूरे लाइफ टाइम की सेविंग्स खो दी थी। लोग खिड़की से कूदकर सुसाइड करने लगे। लोगों के पास पैसा ना होने के कारण कंजम्पशन कम होने लगी। डिमांड ना होने के कारण चीज़ों के प्राइस गिरने लगे। ये देखकर कंपनीज ने भी प्रोडक्शन कम कर दी और अपनी कॉस्ट कटिंग करने लगे, सैलरीज कट करके या एम्प्लॉयज़ को निकाल के। नौकरी ना होने के कारण और सैलरी कम होने के कारण लोग और कम कंज्यूम करने लगे, जिसकी वजह से प्राइसेस और गिरने लगे, कंपनीज बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगी और ये गोल गोल स्पाइरल चलता रहा। बैंक्स ने जो स्टॉक मार्केट के लिए लोन्स दिए थे वो रिकवर नहीं कर पाए थे। चीज़ों के प्राइस गिरने से कंपनीज भी बैंकरप्ट हो रही थी। बैंक अब आसानी से लोन्स नहीं दे रहे थे। जो ठीक ठाक कंपनीज थी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ना मिलने के कारण बंद होने लगी। लोग खर्चा चलाने के लिए अपनी सेविंग्स बैंक से निकालने लगे। अब क्योंकि बैंक्स लोन रिकवर नहीं कर पाए थे, उनके पास डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग पैनिक कर गए और बैंक से अपना सारा पैसा निकालने लगे। हर रोज़ बैंक्स फेल हो रहे थे। जो ठीक ठाक बैंक्स थे उनसे भी लोग पैसा निकालने लगे क्योंकि स्टॉक मार्केट की तरह उनका बैंकिंग सिस्टम से भी विश्वास उठ गया था। 1932 तक हज़ारों बैंक्स फेल हो गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गई थी। सितंबर 1929 के हाई से जुलाई 1932 तक 3 साल में मार्केट 90% गिर चुकी थी। तो अर्ली 1930s में जब कंजम्पशन कम हो रही थी, बिजनेस बैंकरप्ट हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और बैंक्स फेल हो रहे थे, तो वो डिप्रेशन ही चल रहा था। लोकल कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया ताकि लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के बजाय यूएस प्रोडक्ट्स ही खरीदें। दूसरी कंट्रीज ने भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए। ट्रेड वॉर शुरू हो गया। यूएस ने अपने फॉरेन कस्टमर्स खो दिए। अब और ज़्यादा बिजनेस बैंकरप्ट हुए। ट्रेड वॉर की वजह से दूसरी कंट्रीज में भी डिप्रेशन आ गया। उनके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड नहीं थी जितनी सप्लाई थी। कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। लोग इतना परेशान हो गए थे, एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करने लगे, जैसे रशिया में कम्युनिज्म, इटली में फैशिज्म और जर्मनी में नाजी। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने। लोगों ने जो कॉन्फिडेंस खो दिया था स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग सिस्टम में और गवर्नमेंट में, वो उन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश की। उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को टाइटली रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए अच्छे कदम उठाए। उन्होंने एफडीआईसी और एसईसी की भी स्थापना की। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन वॉल स्ट्रीट की सफाई करने के लिए और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डिपॉजिटर्स को भरोसा देने के लिए कि उनका पैसा सेफ है। अगर बैंक फेल होता है तो एफडीआईसी डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करेगी। रूजवेल्ट की पॉलिसी से इकोनॉमी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने लगी। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी। वॉर टाइम में प्रोडक्शन बढ़ने लगी, बिजनेस फिर से रैंप अप करने लगे, जॉब्स क्रिएट हुई और लोग फिर से पैसा कमाने लगे। अमेरिका फॉरेन कंट्रीज़ को लड़ाई के लिए प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट सप्लाई करने लगा और पैसा यूएस में आने लगा। 1941 में जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ और यूएस ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया, तब प्रोडक्शन और रैंप अप हुई, जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट हुई। 1945 में वर्ल्ड वॉर के एंड तक अमेरिका डिप्रेशन से बाहर आ चुका था। ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी अनजाने में हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के आने पे।
डिप्रेशन चाहे खत्म हो गया था, लेकिन स्टॉक मार्केट को सितंबर 29 के पीक पे दोबारा आने में 25 साल लगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।